हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो जैसा कि ज़्यादातर लर्नर्स जब मैं अपने लर्निंग फ़ेज़ में थी या अभी भी मैं लर्निंग के ही फ़ेज़ में हूँ बेसिकली। जो हम सब ने फ़ेस करा है कि जैसे हमारे सीटेट एग्ज़ामिनेशंस हैं या REEEs भी हैं, सो उसके लिए बहुत सारे ऑलरेडी अच्छे क्रिएटर्स हैं हमारे पास या टीचर्स हैं। आई वुड से लाइक हिमांशी मैम हैं, देन हमारे पास रोहित सर हैं, सचिन सर हैं। बट एक चीज़ जो एज अ लर्नर मैंने भी फेस करी है वो ये कि यूट्यूब पर हमें प्रॉपर थ्योरीज़ नहीं मिल पाती हैं, बिकॉज क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए थ्योरी का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने हम सब के लिए ये एक चैनल स्टार्ट करा है विच इज़ लर्न विद ईज़, सो दैट हम जो हमारी CDP एंड पैडागॉजी वाली थ्योरीज़ होती हैं उसे ईज़िली सीखें, उसके बाद हम उसे इम्प्लीमेंट करें। आज की हमारी वीडियो रहेगी जो हमारा सितंबर 2026 का सीटेट है उसके लिए डिस्कशन कि एक कंप्लीट रोड मैप हमारा क्या हो सकता है, बिकॉज़ अभी हमारे पास अराउंड 4 to 5 मंथ्स का टाइम है। सो अगर हम इसे प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करते हैं तो श्योरली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया था। आई वोंट से कि मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर्स में क्लियर किया था, कि मेरा 140 145 प्लस था, बट मेरा एक डिसेंट स्कोर था। 129 का ओवरऑल स्कोर था मेरा, जो सीटेट में मैंने 1 में लिया था। एंड अभी रिसेंटली जो फेब में हुआ था सीटेट एग्ज़ाम 2 भी मैंने उसमें क्लियर किया है। सो आई वॉन्ट कि मेरी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ थी वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, और उससे भी ज़्यादा कि मैं आपको थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चंस, एंड देन हम उन क्वेश्चंस पर फोकस कर सकें जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा अभी का सितंबर 2026 में सीटेट होने वाला है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा जो जानना ज़रूरी है दैट इज़ एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है या हमारे एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है एग्जैक्टली। सिलेबस के लिए जैसा कि हमारे पास हम देख सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2, हमारे पास ये 2 एग्ज़ामिनेशंस हैं। पहले अगर हम बात करते हैं पेपर 1 की, हमारे पास फर्स्ट आता है इसमें CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी जिसे हम बोलते हैं। CDP 30 मार्क्स का आपका पेपर 1 में भी है एंड CDP 30 मार्क्स का आपका पेपर 2 में भी है। विच मीन्स ये एक मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है लैंग्वेजेस, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ये दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 में हैं। अल्टीमेटली जो हमारा इनिशियल सेक्शन है इस एग्ज़ाम का 90 मार्क्स का, जिसमें हमारा CDP लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आता है विच इज़ ऑफ 90 मार्क्स, ये हम इजीली टारगेट कर सकते हैं। 30 में आपका CDP रहेगा, लैंग्वेजेस में आपका एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स का पैडागॉजी आता है। 30 + 10 + 10 यानी 50 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए हैं अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे सब्जेक्ट्स रह जाते हैं पेपर 1 के लिए, हमारे पास है मैथमेटिक्स और नेक्स्ट है EVS। दोनों ही अगेन 30 मार्क्स के हैं। इस चैनल पर हम मैथ्स का जो पैडागॉजी वाला सेक्शन है वो प्रिपेयर करेंगे। EVS के लिए उसकी जो पैडागॉजी आती है, साथ ही साथ NCERT की बुक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने अपने जो PYQs में नोट्स वगैरह बनाए थे, वो सारी चीज़ों के थ्रू आई ट्राई कि मैं आप सबको एक्सप्लेन कर सकूँ। वेयरएज जो पेपर 2 रहेगा हमारा, पेपर 2 में जो आपका सेकंड एरिया है मैथ साइंस का या सोशल साइंस का, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ करा होगा, वो टोटल 60 मार्क्स का रहता है। तो मेन आपको फोकस करना होगा कि आप NCERT की 6th to 8th की बुक्स से प्रिपेयर करें, बिकॉज उससे बाहर कुछ भी नहीं आता इसमें। और बेसिक जो चीज़ें आपको पैडागॉजी वाली होंगी वो आप जब CDP की प्रैक्टिस करेंगे या जो हमारी लैंग्वेज क्लासेस होंगी उसके थ्रू, लैंग्वेज थ्योरी होगी उसके थ्रू कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, जो ज़्यादातर बच्चों का डाउट रहता है कि CDP का हमारा सिलेबस क्या होगा, CDP में हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो CDP में अगर हम आते हैं, सबसे पहले हमारे पास है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके इस पूरे ही 30 मार्क्स के लिए। क्योंकि अगर आप 1 to 5 यानी सीटेट 1 के लिए अपेयर कर रहे हैं या 6 to 8 यानी सीटेट 2 के लिए अपेयर कर रहे हैं,
तो आपको एज अ टीचर समझना ज़रूरी होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता कैसे है, बच्चे का दिमाग किस वाली एज में किस लेवल की डिफ़िकल्टी को समझने के लिए तैयार रहता है, सो दैट आप अपनी टीचिंग को उस अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकें। उसके बाद हमारे पास आती है लर्निंग एंड पैडागॉजी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि बच्चा सीखता कैसे है, सीखने के डिफरेंट तरीके क्या हो सकते हैं, ताकि एज अ टीचर आप जब पढ़ाते हैं तो आपके पढ़ाने में वो बोरिंगनेस ना आए। बच्चा मल्टीपल चीज़ों, आप मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ करें और उसके साथ आप बच्चे को पढ़ाएं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं थ्योरीज़, जो कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं जैसे कि जीन पियाजे, लेव वाइगॉत्स्की या कोलबर्ग, जिन्होंने अपनी डिफरेंट थ्योरीज़ दी हैं। सो हमें डीप डाउन उनकी थ्योरीज़ को समझना होगा, उन थ्योरीज़ को हम क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कि ज़्यादातर मैंने देखा है यूट्यूब चैनल्स पर कुछ एक दो को छोड़कर जो सच में काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनको छोड़कर बाकी जगहों पर आपको सिर्फ थ्योरी रटाई जा रही है, बट उस थ्योरी का क्लासरूम इम्प्लीकेशन क्या है वो चीज़ भी हमें देखनी होती है, जो हम यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद आफ्टर थ्योरीज जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी प्रपोज करी है। उनके अकॉर्डिंग एक बच्चे के पास मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हो सकती हैं, या अगर एक इंसान म्यूज़िक में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, या कोई इंसान जो स्पोर्ट्स में अच्छा है ज़रूरी नहीं है कि वो स्टडीज़ में भी अच्छा हो। तो हमें अपने जो स्टूडेंट है उसका इंटेलिजेंस का तरीका समझना होगा एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग को मोल्ड करना होगा। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस या इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली रिलेटेड टॉपिक्स हैं, कि या अगर हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं और समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का बेसिक मतलब क्या हुआ कि आप अपने आसपास के सारे स्टूडेंट्स को लेकर चल रहे हैं। जैसा हम पहले देखते थे कि जो बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल हैंडीकैप हैं या जिनको स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनको अलग स्कूल में भेजा जाता था। तो आज के टाइम पर वो चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं, उस बच्चे को भी हम लीग में ला रहे हैं, मतलब मिंग लोगों के साथ ला रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। फाइनली आता है हमारा मूल्यांकन और आकलन, कि आपने बच्चे को पढ़ा दी चीज़ें, आपने देखा उसमें क्या क्या विभिन्नताएं थी, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ आपने करा, लेकिन बच्चा एक्चुअल में सीख कितना पाया। क्योंकि एक टीचर की सफलता तभी होती है जब आपने जो पढ़ाया है वो बच्चा रियल में सीख पाए। तो वो हम मूल्यांकन और आकलन, या जिसे हम बोलते हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इसके ज़रिए सीखते हैं। एंड फाइनली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, या जिसे हम बाल केंद्रित शिक्षा बोलते हैं, जिसे हमारा NCF 2005 जो है, या जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आई है NEP 2020, वो भी फॉलो करती है कि हमें बच्चे को सिस्टम के जैसा नहीं बनाना है, बल्कि सिस्टम को ऐसा बनाना है जो बच्चे के लिए उपयुक्त हो। जैसा एनवायरनमेंट बच्चे को चाहिए, हम एज अ टीचर, एज अ स्कूल, एज अ एडमिनिस्ट्रेशन उस अकॉर्डिंग ढालें, ना कि बच्चे को अपने अकॉर्डिंग ढालें। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक CDP में पढ़ेंगे। ये मेन एरियाज़ मैंने आपको बताए, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आ सकती हैं, पहले हम सिंपल इन थ्योरीज़ को समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड देन एक एडवांस लेवल जो चीज़ें हमारे डायरेक्टली एग्ज़ाम में आती हैं PYQs के थ्रू हम अपने दिमाग में फ़िक्स करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस। सो हिंदी और इंग्लिश में जो आपका मेन स्टार्टिंग का एरिया आ जाता है कंटेंट, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली, जिसमें आपका ग्रामर है, और ग्रामर के अलावा लैंग्वेज स्किल्स, वोकेबुलरी, इन दोनों ही सेक्शंस में आपका ये वाली चीज़ आ जाती है। तो इस पर हम फोकस करेंगे। इसके लिए आप जो अब तक की आपकी बेसिक व्याकरण की या ग्रामर की नॉलेज है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके पास अपठित गद्यांश या जो अनसीन पैसेजेस वाली चीज़ें होती हैं वैसा आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि आपको पढ़ के समझना है। तो ये वाला सेक्शन के लिए अगर आप कुछ सेशंस अलग से लेते हैं किसी यूट्यूब चैनल से, या अगर आपको लगता है ग्रामर की बुक से आप पढ़ सकते हैं, तो वेल एंड गुड है आपके लिए। यहाँ हमारे चैनल पर जिस चीज़ पर हम फोकस करेंगे वो आपका पैडागॉजी वाला सेक्शन है, मतलब भाषा अर्जन, जिसे हम लैंग्वेज एक्वाजिशन बोलते हैं इंग्लिश में। यानी
कि बच्चा भाषा सीखता कैसे है। जैसे हमने देखा है कि अगर आप पहले हिंदी सीखते हैं तो जब हम कई बार इंग्लिश सीखने का ट्राई कर रहे होते हैं तो कई बार कुछ कुछ सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में डायरेक्टली ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जिससे उस वाक्य का मतलब बदल जाता है, जिससे हम अर्थ का अनर्थ होना कहते हैं। तो पहली भाषा सीखना, जब आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, लैंग्वेज सिखाने में और लैंग्वेज को खुद से एक्वायर करने में यानी अर्जित करने में फ़र्क क्या होता है, बच्चे के लिए बेटर क्या होता है, और इस चीज़ को हम क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कैसे करें, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो हम सारी चीज़ें इस आगे आने वाले सेशंस में सीखेंगे। उसके बाद आता है LSRW, जिसे हम बोलते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी पढ़ना, बोलना, लिखना एंड सुनना। तो ये हमारी 4 स्किल्स हैं जो किसी भी भाषा में होती हैं, जो आपको मास्टरी करना ज़रूरी है। एज अ टीचर हमें चारों ही चीज़ों पर हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को हम क्लास में राइटिंग के टास्क दिए जा रहे हैं, नहीं, आपको वो अप्रोच अपनानी है जिसमें बच्चे की लिसनिंग यानी सुनने की क्षमता, स्पीकिंग यानी बोलने की क्षमता, रीडिंग यानी पढ़ने की और पढ़ के समझने की क्षमता, एंड फाइनली राइटिंग यानी लिखने की, कुछ नया क्रिएटिव सोचने की, उसको प्रेजेंट करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें डेवलप हों। एंड फाइनली आता है एरर एनालिसिस, या जिसे हम बोलते हैं त्रुटि विश्लेषण, कि बच्चे की पूरे सीखने के प्रोसेस में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसे हम सुधार कैसे सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। उसके बाद मैथ्स और EVS के लिए जो कंटेंट वाला एरिया है वो आप कवर कर सकते हैं, इवन PYQs में भी हम कवर करेंगे। बट जैसे मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, तो इन सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उदय सर जैसे जो काफ़ी अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं, उनके यूट्यूब चैनल से, या मैं फर्दर आपको कुछ चैनल्स रिकमेंड कर दूँगी जिनके थ्रू आप ये कवर कर सकते हैं। वेरएज़ जो बाकी की सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर अपने चैनल पर कंप्लीट करेंगे। मैथ्स में कंस्ट्रक्टिविज़म क्या होता है, यानी मैथ्स को सिर्फ थ्योरी ना बनाकर रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के थ्रू हम कैसे रिलेट करके बढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है, कि मतलब आप बच्चे को सिर्फ फॉर्मूला रटने के लिए नहीं दे रहे हैं बल्कि रियल लाइफ में समझा रहे हैं। एक इजी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे हम बच्चों को एरिया या पेरीमीटर समझाते हैं, तो सिंपली एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाकर ये बताना कि उसके अंदर का जो शेडेड पार्ट होगा वो एरिया कहलाता है, साइड की जो बाउंड्रीज होती हैं वो पेरीमीटर कहलाती हैं। हम उसे रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं कि बच्चा जिस क्लासरूम में बैठा हुआ है उस क्लासरूम में अगर हमें साइड की वॉल्स पर पेंट करना है, इंक्लूडिंग जो हमारा फ्लोर है और जो सीलिंग है, तो वो हमारा, या स्पेस भरना है उसका बेसिकली, तो वो हमारा एरिया कहलाएगा। वेयरएज अगर आपको अपने क्लासरूम में या गार्डन में फॉर एग्जांपल प्लांटिंग करनी है, एक लाइन से आपको बहुत सारे प्लांट्स लगाने हैं, तो उस केस में हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ें रियलिटी में होनी चाहिए कि आप जो भी मैथ्स का फॉर्मूला बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो रियल लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल है, कैसे जुड़ा हुआ है, वो सब हम बताएं। अपनी लर्निंग को हम कैसे एक्टिविटी बेस्ड करें, मतलब शिक्षा में गतिविधियों का समावेशन, कि बच्चा करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग वाली अप्रोच हम कैसे अपना सकते हैं। सेम EVS की अगर हम बात करते हैं तो EVS में भी आप कैसे ऑब्जर्वेशन या डिस्कवरी लर्निंग जिसे हम बोलते हैं, कि आप बच्चे को मौका दें कि वो क्लासरूम से बाहर जाए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करे, अपना एक हाइपोथेसिस बनाए वो दिमाग में, और फिर उस चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट करे। उससे हमें बच्चों के दिमाग का आइडिया मिलता है कि कितने क्रिएटिव आइडियाज़ उनके दिमाग में आ सकते हैं, और उसके बाद एज अ टीचर हम उनको ये इनपुट दे सकते हैं कि आपने जो सोचा वो एग्जैक्टली करेक्ट है, बट ये पर्टिकुलर चीज़ इस तरीके से भी देखी जा सकती है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसमें भी हमें फोकस करना होता है, इवन हर पूरे ही ओवरऑल एरियाज़ में हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस करना रहता है। फाइनली चाइल्ड सेंटर लर्निंग या एनवायरमेंटल अवेयरनेस, यानी अपनी एनवायरनमेंट के लिए सतर्क होना, जागरूक होना ना, कि आपके आसपास चीज़ें क्या हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लास में फोकस करेंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है हमारे इस सीटेट में EVS का, जो NCERT मतलब हमारा EVS में जो 3rd 4th 5th में बुक्स होती हैं EVS की, उनको रेफ़र करना।
जो टॉपिक्स हैं हमारे जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, ट्रैवल, शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू, तो इन सारे ही एरियाज़ पर हम फोकस करेंगे। एक और चीज़ जो मैं मतलब आगे ट्राई करूँगी मेंटेन करने का, कि क्लासेस हमारी बायलिंगुअल रहें, मतलब कंटेंट भी मैं बायलिंगुअल लिखूँ, सो दैट कि एक बच्चा जो हिंदी मीडियम का है या फिर इंग्लिश मीडियम का, लैंग्वेज की वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद फाइनली हम आते हैं स्ट्रैटेजीज़ पर, कि एक स्टूडेंट जिसने अभी जस्ट अपनी डीएलएड कंप्लीट करी है, मे बी बीएड कंप्लीट करा है और वो इस बार का सीटेट अपीयर करना चाहता है, तो आपके लिए क्या डूज़ हैं, किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है जिसके थ्रू आप अपने इस सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। पहला, ये स्ट्रॉन्ग सीडीपी। अगर आप सीडीपी को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप इजीली 70+ स्कोर, मतलब 70 का स्कोर आपका कहीं भी नहीं गया है अगर आपकी सीडीपी और पेडागॉजी स्ट्रॉन्ग है। अगेन, इसमें रटी रटाई थ्योरीज़ नहीं आती हैं, आपकी समझ, मतलब थ्योरीज़ के थ्रू अपनी वो हमें इंटेलिजेंस डेवलप करनी है कि क्वेश्चन देखकर गलत आंसर्स को हम रेक्टिफाई कर सकें उसमें से। नेक्स्ट आता है आपका एनसीईआरटी, जिसे हमें इग्नोर नहीं करना है, चाहे आप सीटेट का पेपर 2 दे रहे हैं मैथ्स के लिए, साइंस के लिए या फिर सोशल साइंस के लिए, आप एनसीईआरटी को इग्नोर बिल्कुल मत करें। ईवीएस के लिए इवन पेपर 1 का सेक्शन जो मैं आप खुद कवर करवाऊंगी, बिकॉज मेरे पास नोट्स हैं जो मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था तो उसमें थे मेरे पास, कि क्लास 3, 4 एंड 5 का ईवीएस में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम अगर कवर कर लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पीवाईक्यूज़, उसे हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। थ्योरी समझने के साथ साथ पीवाईक्यू के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। तो जो स्ट्रक्चर मैं भी अपने चैनल पर फॉलो करने वाली हूँ वो ये, कि एक टॉपिक ही मैं पहले आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लेंगे उसी दिन उस क्लास में। लेटर ऑन उस पर्टिकुलर टॉपिक से सीटेट में अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे हम वो प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जब एक सेक्शन हमारे लेट से 7 से 8 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं तब हम फिर मिक्स्ड पीवाईक्यूज़ करेंगे सीटेट के। मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं उसका एनालिसिस देखें, अपनी स्पीड पर काम करें। सीटेट में वैसे हमारे पास स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 150 क्वेश्चंस हैं, आपके पास 150 मिनट्स है, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, तो ट्राई करें जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर अगर आप अभी से स्पीड पर काम करेंगे तो आगे जो हमारे जॉब वाले एग्ज़ाम्स हैं जैसे DSSS हो गया, KVS हो गया, वहाँ पर आपके लिए बेनिफिट करेगा। और डेली बेसिस पर अगर आप 2 से 3 घंटे की भी पढ़ाई करते हैं अभी से लेकर सितंबर तक, तो आई कैन गारंटी यू कि आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता उस एग्ज़ाम के लिए। एंड सबसे मेन चीज़, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जिस चीज़ को भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी ट्यूटर से पढ़ रहे हैं, मुझसे या फिर किसी भी और टीचर से, मेक श्योर आप उसके नोट्स बनाएं और उसे रिवाइज़ करें। सिर्फ पढ़ लेने से और बहुत सारा नोट्स का बंडल बना लेने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम उसे रिवाइज़ ना करें, क्योंकि वो चीज़ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है अगर आप सिर्फ एक बार पढ़ते हो, वेरएज़ अगर आप उसे रिवाइज़ कर लेते हो तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक रहे हैं मेरी वीडियो में, सो आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं ट्राई कर रही हूँ टीच करने का, लोगों को जो मैंने सीखा वो सिखाने का, सो हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम्स हों। एंड अगर आपको लगता है कोई सजेशंस हैं, आपके कोई भी इनपुट्स हैं, तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करें। बाकी कमिंग वीक से आई विल मेक श्योर कि बिना किसी डिले जो वीडियोस में पोस्ट करना चाहती हूँ, जो स्टडी कंटेंट में पोस्ट करना चाहती हूँ, वो रेगुलर बेसिस पर मैं करूँ और वो आप सबको मिले। थैंक यू सो मच for your time and all the very best for your preparation, for your studies and for your life.